Hello everyone, welcome back to Brain Art Educators. I am Sharan Kaur, your SST coach. Today we are going to continue our part 2 of chapter development. So students, in previous video we covered a few topics जिसमें से लास्ट टॉपिक हमारा था एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। इसमें हमने क्या समझा था कि जब हम सारी फैमिलीज की इनकम को प्लस कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो हमारे पास एवरेज इनकम निकल के आ जाती है। और फिर उस एवरेज इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक जो है वो डिवीजन करता है और वर्ल्ड बैंक ये डिक्लेयर करता है कि कौन सी रिच कंट्री है, कौन सी पुअर कंट्री है और कौन सी लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। इंडिया उसमें से लोअर मिडिल इनकम कंट्री थी, वो मैंने आपको बता दिया था क्यों। अब इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग एक अलग अलग इंडिया के अंदर ही हम अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते होंगे बोर्ड पे। इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला और बिहार, और उसके बिल्कुल सामने उनकी एवरेज इनकम लिखी हुई है एंड दिस इज इन रुपीज। तो आप इसमें से ऑब्जर्व करो खुद ही, सबसे ज्यादा एवरेज इनकम किसकी है। सबसे ज्यादा एवरेज इनकम है हरियाणा की, उससे कम एवरेज इनकम है केरला की, और उससे भी ज्यादा कम है बिहार की। तो अगर हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे, सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम ये टेबल को देख के कंप्लीटली ये जज कर सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ एवरेज इनकम कौन सी है, हरियाणा। मतलब रिच कंट्री, रिच स्टेट हम कह सकते हैं कौन सी है, हरियाणा। और पुअरेस्ट कौन सी है, बिहार, क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है इन तीनों के कंपैरिजन में। ओके, सो व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स। ये किसी भी पर्सन का कैलकुलेट होता है, तो स्टूडेंट्स का बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए होता है बॉडी मास इंडेक्स, और इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ऐसा यूनिट है जो है kg/m²। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको केजी में वेट दिया होगा और आपको हाइट कैसे दी होगी, सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, मीटर्स में भी हो सकती है और मीटर स्क्वायर में भी हो सकती है। अगर वो मीटर में है तो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। अगर वो सेंटीमीटर में है तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करके देन आपको उसका स्क्वायर रूट करना, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, बेसिकली वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स का। उसके बाद ये उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। फॉर इंस्टेंस एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल का क्या वेट होना चाहिए, आइडल वेट, बीएमआई 18.5 अगर है तो वो ठीक है, और 24.9 है तो वो ठीक है, इसके बीच होना चाहिए। अगर वो इससे कम है तो अंडरवेट है, अगर 24.9 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट है। और बॉय का भी सेम ही क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन है, किसी भी स्टूडेंट का बीएमआई कितना है, और ये यूजुअली होता भी है। तो अभी तक हमने देखा कि एवरेज इनकम के बेसिस पे दो कंट्रीज को या डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। HDR क्या है, ये उसी से बहुत रिलेटेड है। HDR का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एक बहुत ही यूजफुल मेथड है जिससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका 1 मार्कर में आ सकता है कि HDR पब्लिश किसने किया था। HDR वाज पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल लेवल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3 एट्रीब्यूट्स या 3 क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है अंडर HDR, तो हम क्या लिखेंगे, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। उसके बाद इंडिया का रैंक क्या है, 130th रैंक है। ये भी अगेन आपको 1 मार्कर में आता है कि जब HDR के बेसिस पे, इन तीनों एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कंपैरिजन होता है, तो इंडिया का 130th रैंक स्कोर हुआ था 2019 की रिपोर्ट में। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस judicious and careful use of resources in present while taking care of future generation। मतलब आप प्रेजेंट में रिसोर्सेज को जुडिशियसली और केयरफुली यूटिलाइज करो, ये माइंड में रखते हुए कि आपको उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखना है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी
future generation to meet their own needs. अब सी वाटर है, वाटर ऐसा तो नहीं है वो रेन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन क्योंकि उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन होने की वजह से वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल टेबल है वो डाउन जाता जा रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वाटर बिल्कुल खत्म हो जाए या फिर बहुत वाटर लेवल नीचे चला जाए कि वो लोगों तक पहुंच ही ना पाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों को सस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि प्रेजेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और वो फ्यूचर के लिए भी कंजर्व रहे। तो इसके 3 पॉइंट्स हमें क्या पता चले कि डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस व्हाइल कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और डेवलपमेंट भी होती रहे। नेक्स्ट, रिसोर्सेज कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं डेवलपमेंट करते करते कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व्ड है, सेव्ड है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल मस्ट बी रेज। तो लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होगा अगर डेवलपमेंट होगी, लेकिन अगेन आपको ये माइंड में रखना है कि आपको रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज करना है। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो हमने समझ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर। लेकिन इसकी जरूरत क्या है, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके 3 ही पॉइंट्स है। पहला रीजन क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है, हमारे पास अबंडेंस में रिसोर्सेज नहीं है। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे ही हमें जुडिशियसली अभी भी यूज करना है और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करना है। सेकेंड, मेजर रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनने के लिए मिलियंस और पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे हैं, लेकिन अगर एक बार वो डिप्लीट हो गए दोबारा उनको ढूंढना या फिर उनको दोबारा से रिन्यू होना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनको भी बहुत जुडिशियसली यूज करना। थर्ड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन विल डिप्लीट दीज रिसोर्सेज एंड वी मे फिनिश देम। अगर हम इसको इनडिस्क्रिमिनेटली ओवर यूज करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, हमें भी सफर करना पड़ेगा और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी सफर करना पड़ेगा। अब आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ग्राउंड वाटर का और क्रूड ऑयल का। वो दोनों ही एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो एक समय बाद डिप्लीट हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे और फिर उनको रिन्यू दोबारा से बनने के लिए बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर वाला एग्जांपल है उसका मतलब ये है कि जो वाटर लेवल टेबल है वो बहुत ज्यादा डाउन जाता जा रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो अगर हम उसको जुडिशियसली यूज करेंगे तो वाटर लेवल टेबल भी मतलब रेन से वो रिकवर होता रहेगा और आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो चिल्ड्रन, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, डू लीव योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और अगर वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।